आइए हम लोग सीधे बैठे, दोनों आंखों को कोमलता से बंद करें। अपने आप को यहीं पर स्थिर रखते हुए थोड़ी देर के लिए स्वयं को समेटते हुए 3 बार लंबा गहरा श्वास लेकर पवित्र ओम का उच्चारण करते हैं। आइए सब लोग मिलकर के ओम। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Am I audible? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. आइए आज का सत्र शुरू करें। आज का विषय है थायराइड और साथ में हम जो योग अभ्यास प्राणायाम चर्चा हम करेंगे वो तो करेंगे ही। दोनों पैर सब लोग खोल लीजिए, थोड़ा वार्म अप। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए छोड़ते हुए सामने। विश्राम, दोनों हाथ पीछे। धीमे धीमे वापस आइए। दोनों हाथ सामने। नीचे मुट्ठियां बंद करें।
अपोजिट, सीधा बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सबसे पहला अभ्यास भस्त्रिका, खूब लंबा गहरा श्वास भरना, खूब लंबा गहरा श्वास छोड़ना। प्रयास करना कि आपके फेफड़ों के अंतिम छोर तक प्राणवायु पहुंच जाए। मन में अच्छे भाव, अच्छे विचार, यह कल्पना कि आपकी फेफड़ों के माध्यम से जो परम पिता परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, जो प्राणवायु है, वह हमारे देह के भीतर जाती है और हम सबको पूरी तरह से रिलैक्स करती हुई, और हम सबके भीतर के नकारात्मक भावों को, कलुष को, कष्टों को, तनाव को, सबको बाहर वापस ले आती है। इस भाव के साथ गर्दन कमर एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद, कंधे आपके ढले हुए। अक्सर हमारे कंधे तनाव में रहते हैं, आप देखिए, जज करें स्वयं को, लंबा गहरा श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए रिलैक्स करें। जितना लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं भरिए, जितना लंबा गहरा श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। सबसे साधारण, सबसे पहला, सबसे प्रिमिटिव ये क्रिया या अभ्यास, यही वह क्रिया है जो हमारे जीवित रहने की गारंटी है, जो हमारे स्वस्थ रहने की गारंटी है। जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता कुछ है, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, वो प्राणवायु है। प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ठीक ठाक रहे तो हम स्वस्थ बने रहते हैं, और इसकी मात्रा घटती है तो सबसे पहले हमें डिप्रेशन की अनुभूति, तनाव की अनुभूति, नकारात्मक भावों की अनुभूति होती है। इसलिए कोई व्यक्ति तनाव में रहे तो सबसे पहले लंबा गहरा श्वास ले, उसका तनाव घटने लगता है। यहीं से इस अभ्यास को थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। दोनों हाथों को कंधों पर रखिए, मुट्ठी बंद रहे, श्वास को भर के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और छोड़ते हुए तेजी से श्वास को छोड़ेंगे और विश्राम। रिलैक्स। श्वास की गति को एकदम धीमा, बहुत धीमा रखिए। पूरे शरीर को ढीला होता हुआ अनुभव करिए, एक कोशिका को ऊर्जा से भरा हुआ लेकिन रिलैक्स होता हुआ अनुभव करिए। ये सारा कमाल केवल और केवल प्राणवायु करते हैं। इसीलिए आप जब अपने काम धाम से मुक्त होकर के पहाड़ों पर जाते हैं, खुली हवा में जाते हैं, जहाँ खूब अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन और अच्छा प्राकृतिक माहौल हो, वहां अच्छा अनुभव करते हैं। यहीं से हम अभ्यास शुरू करते हैं। अपने आंखों को बंद रखिएगा और कान और मन खुला रखिएगा। जो हम बात कहते हैं वो सुनते जाइएगा और करते भी जाइएगा। जब तक ना कहा जाए तब तक अपनी क्रिया को छोड़ेंगे नहीं। सीधा बैठे, दोनों हाथों को आप इस प्रकार भी रख सकते हैं ताकि आपके स्पाइन को सपोर्ट मिले
और आप ज्ञान मुद्रा में भी रह सकते हैं। उद्देश्य आपका कमर सीधा रखना है, चाहे जिस मुद्रा में बैठे, चेयर पे बैठे, बेड पे बैठे, लेकिन कमर सीधी रहे। आइए, श्वास को बलपूर्वक बाहर फेंकना और धीमे से आने देना। लेने का प्रयास नहीं करना। कंधे ढले हुए हों, गर्दन सामने सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद हो, पेट हर झटके के साथ अंदर की तरफ जाए। थायराइड एक ऐसी ग्रंथि, एक ऐसा हार्मोन सीक्रेटिंग ग्लैंड जो कि सबको मालूम है हमारे वॉइस बॉक्स के पीछे गले में स्थित रहता है। एक ऐसा यंत्र, इससे जो निकलता है, हार्मोन कहिए या न्यूरोट्रांसमीटर कहिए, वो हमारे शरीर की एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है। जो हमारे खून में मौजूद आयोडीन रहता है, उसका प्रयोग करके थायराइड ग्लैंड कुछ लिक्विड्स, कुछ सीक्रेशंस निकालता है, जिसको हम कहते हैं थायराइड के हार्मोन्स। आमतौर पे थायराइड में जो विकृतियां होती हैं, उनको 3-4 तरह की कैटेगरी में बांटा जाता है। यदि थायराइड की एक्टिविटी ज्यादा हो तो उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और थायराइड की एक्टिविटी कम हो, माने थायराइड से निकलने वाले जो स्राव हैं, आप करते रहिए, यदि उनकी मात्रा ज्यादा हो, जैसे T3 और T4, ये 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड से। यदि थायराइड की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो T3, T4 की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों को नियंत्रित करने वाला एक और सीक्रेशन होता है, एक और न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में रही पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। आप देखेंगे शरीर में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी सीक्रेशंस निकलते हैं, उन सब का कंट्रोल कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में ही रहता है। जैसे थायराइड ग्लैंड T3, T4 निकाल रहा है, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कौन निकालता है? वो निकालता है मस्तिष्क में रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखें और बारीकी से, आप पूछ सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो आप कहेंगे पीनियल ग्लैंड करती है। उसको कौन कंट्रोल करता है? उसके आगे फिर कुछ नहीं है, उसके आगे कहते हैं जी वो तो फिर उसकी इच्छा है, कहां से होता है। तो माने कोई भी समस्या शरीर में, हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ भी होता है, कैसे होता है ये तो मालूम है, पर क्यों होता है किसी को नहीं मालूम। तो ऐसे ही अगर उसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो वो हाइपर, ज्यादा होना माने हाइपर थायरॉयडिज्म, और एक्टिविटी घटती है तो उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर TSH की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब होता है कि थायराइड को एक्टिवेट, स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन की खपत कम हो रही है, तो ये हाइपो है। उल्टा है, देखिए TSH बढ़ रहा है तो हाइपो है, क्योंकि TSH बढ़ रहा है इसका मतलब उसकी खपत कम हो रही है, खपत कम हो रही है तो T3, T4 कम निकल रहे हैं। और मान लीजिए TSH की मात्रा घट रही है, क्यों घट रही है? क्योंकि उसका कंजम्पशन ज्यादा है, तो T3, T4 बढ़ रहे हैं। तो T3, T4 का बढ़ना और TSH का घटना, दिस इज हाइपरथायरॉयडिज्म, और T3, T4 का घटना और TSH का बढ़ना, ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड में किसी वजह से स्वेलिंग आना, उसको बोलते हैं थायराइटिस। और एक और भी होता है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसको कहते हैं हाशिमोतो
थायराइडाइटिस, उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पर शरीर की अपनी कोशिकाएं ही थायराइड की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, उसको कहते हैं हाशिमोटो डिजीज। अब ये इसको कैसे पहचानेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइपर और हाइपो दोनों ये कॉमनली मिलते हैं। इन दोनों में भी हाइपो लगभग 80-90% लोगों को मिलता है और हाइपर कम लोगों को मिलता है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके लक्षण क्या है? जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, डिप्रेशन की फीलिंग, हार्ट रेट का घट जाना, चमड़ी का ड्राई रहना, बालों का असमय पकना और झड़ना, ये सब उसके लक्षण है। इसके अलावा जो हार्मोन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका डिस्टर्ब रहना या समय से पहले ही साइकिल का रुक जाना, ये सब हाइपो के लक्षण है। इसके अलावा जो हाइपर होता है उसमें क्या होता है? उसमें धड़कनें बढ़ जाती हैं, आंखें बाहर निकलने को लगती है, ऐसा लगता है आंखें बाहर निकली हुई हो, हर समय इरिटेबिलिटी रहती है, एंजाइटी रहती है, स्लीप डिस्टर्ब रहता है। जैसे हाइपो में वेट बढ़ता है ऐसे हाइपर में वेट घटने लगता है। गले में, दोनों कंडीशन में ही गले में गोइटर बनने लगता है, इसकी जो ग्लैंड है वो फूलने लगती है। और हाइपर में मसल क्रैम्प्स और ट्रेमर्स भी दोनों में आ सकते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों में हो सकता है और विजन का जो इश्यू है वो भी हाइपर में हो सकता है। और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि जो हाइपो वाले होते हैं, जहाँ TSH बढ़ा होता है, वेट बढ़ा हुआ होता है, वो ठंड के प्रति असहिष्णु होते हैं, माने उनको ठंड ज्यादा लगती है। इसके उलट जो हाइपर होते हैं उनको गर्मी के प्रति असहिष्णुता होती है, माने वो गर्मी उनको ज्यादा फील होती है। हाइपो वाले लोगों को एलर्जिक कंडीशंस ज्यादा हो सकती हैं। फिर भी इनको पहचानना उतना आसान नहीं होता। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, ये सब लक्षण बहुत सी अन्य समस्याओं में भी होते हैं। तो इसलिए जब आपको या आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि समस्या हो रही है तो फिर वो ब्लड टेस्ट कराते हैं। थायराइड प्रोफाइल जो है उसमें T3, T4 और TSH टेस्ट कराने से उसकी पिक्चर सामने आ जाती है कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। यदि अगर आपका, चलिए अगली क्रिया करते हैं, थोड़ा बीच में रुक जाइए, रिलैक्स हो जाइए, सामान्य श्वास लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूं ये एक आधुनिक साइंटिफिक वर्जन है थायराइड का, उसके बारे में। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसके हो जाने के बाद इसका उपचार क्या हो, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, जो आप सप्लीमेंट कर रहे हैं, हार्मोन घट जाने के बाद आप हार्मोन सप्लीमेंट करते हैं ताकि शरीर का काम चलता रहे और जो लक्षण पैदा हुए हैं वो लक्षण ठीक होने लगे। लेकिन क्या हम थायराइड ग्लैंड को, जो उसकी एक्टिविटी घटी है, वहां रोग आया है, वहां डिफॉर्मिटी आई है, क्या उसमें कुछ बदलाव पैदा कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है ये कहना कि बदलाव पैदा कर सकते हैं। लेकिन हम जो योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से जो कुछ करते हैं वो थायराइड के हार्मोन का सप्लीमेंटेशन तो नहीं है, लेकिन जो कुछ होता है वो उसके जो पार्ट है, जो ऑर्गन है, उसकी एक्टिविटी में सुधार होता है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि वहां थायराइड की जो सप्लीमेंट आप कर रहे हैं दवाई की, उसकी मात्रा भी घटने लगती है और ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कभी भी आप थायराइड की जो दवा ले रहे हैं उस दवा को अपनी मर्जी से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना। आप जो कुछ करना है पैरेलली साथ साथ शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे बदलाव आएगा आपके डॉक्टर स्वयं अपनी दवा कम करने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में आपकी थायराइड की समस्या जस की तस रहे, लेकिन आपकी बाहर से सप्लीमेंटेशन की मात्रा घट जाए और आप बिना दवा के ही स्वस्थ महसूस करने लगें। उसको कहते हैं लेटेंट थायराइडिज्म। माने समस्या तो है
पर वो अभी रिसेसिव मोड में चली गई है, दवा की आवश्यकता नहीं है, उसका सिक्रेशन थोड़ा इंप्रूव हुआ है, और जो आप कर रहे हैं योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, तो उससे काम आपका चल रहा है। थोड़ा पैर सीधा कर लीजिए, दोनों पैरों को इस प्रकार खोलें कि बीच की उंगली, बीच का अंगूठा आपस में स्पर्श करे और छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करे। जिन लोगों को थायराइड रहता है उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अक्सर बढ़ जाती है, और कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं जिन दवाओं में आयोडीन की मात्रा ज्यादा रहने से भी थायराइड बिगड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन को निकालने के लिए, थायरॉक्सिन को निकालने के लिए जो आवश्यकता रहती है वो रहती है आयोडीन की। आयोडीन का ही कंजम्पशन करके इस हार्मोन का निर्माण होता है। इसलिए पीछे जो कंसेप्ट चलाया गया कि आयोडाइज नमक लीजिए, आयोडाइज नमक खिलाया गया बहुत दिनों तक, क्योंकि जब आयोडाइज नमक शुरू किया गया था उससे पहले ये कंसेप्ट था कि जो हम नमक खाते हैं वह उसमें आयोडीन नहीं रहता है, तो उसको आयोडाइज नमक कर दिया जाए तो आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मिल जाएगी हम सबको, और उससे हार्मोन का सिक्रेशन ठीक होने लगेगा। लेकिन इससे हुआ क्या कि जिनको आवश्यकता नहीं थी उनको भी आयोडीन की मात्रा अतिरिक्त गई। तो आयोडीन की मात्रा अतिरिक्त जाने से जो नुकसान हुआ, वो नुकसान ये हुआ कि थायराइड की जो पेशेंट हैं वो बढ़ गए। तो इसलिए आयोडीन का संभाल करके सेवन करना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद कुछ वर्षों के पश्चात ये भी सामने आया कि सभी लोगों को आयोडाइज नमक खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयोडाइजेशन के प्रोसेस में जो उसमें मिलाया जाता है वो बाद में जब खुले में रहता है तो उसका आयोडीन उड़ जाता है, इसलिए वो यूजलेस है। और साथ में जो लोग तराई क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, वहां की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होता, तो उनको तो ठीक है आप दे दें, लेकिन बाकी सभी लोगों को आपकी जो सब्जियां हैं उनसे पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिल जाता है, इसलिए सबको आयोडीन की आवश्यकता नहीं है। तो आयोडीन की ओवरडोज होने से भी समस्या बढ़ी। यही ओवरडोज आप जानते हैं कुछ हार्ट की दवाएं हैं और कुछ कफ सिरप्स हैं। कफ सिरप्स में भी आयोडीन की मात्रा मिलती है और हार्ट की कुछ दवाओं में भी आयोडीन की मात्रा मिलती है, तो उन दवाओं के सेवन से भी बाद में थायराइड हो जाता है। इसलिए इस बात की जानकारी रखना जरूरी है कि थायराइड को हम बिगड़ने से बचावें। आइए वापस। अब ये सब जो सब जानकारी है ये तो है कि थायराइड क्या है और कैसे होता है। अब हम बात करें कि हम थायराइड के एपरेटस को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और उसके प्रभावित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो योग के माध्यम से 3 क्रियाएं हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं जिसका डायरेक्ट प्रभाव रहता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। उसमें एक है कपालभाति, दूसरा है उज्जाई और तीसरा है अनुलोम विलोम। आज हम इन तीनों पर फोकस करेंगे। तो इसके पश्चात चर्चा करेंगे कि इसके लिए हम अपने घरेलू स्तर पर क्या खाएं क्या ना खाएं, और आयुर्वेद की कौन सी औषधियां ऐसी जिनको आप पहचानते भी हैं आराम से शुरू की जा सकती हैं साइड बाय साइड, जिससे कुछ ना कुछ राहत आपके उस एपरेटस को मिले। तो ठीक 5 मिनट के लिए फिर से हम कपालभाति से जुड़ते हैं। कपालभाति के विषय में मैंने बताया था पहले भी, फिर बता देता हूं। कपालभाति बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है और ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, उत्तेजना देने वाला है, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इससे। इसके उलट जो अनुलोम विलोम है वो पैसिफायर है, उत्तेजना को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो इन दोनों का एक डुओ है जो बहुत बेहतर प्रभाव रखता है। तो आइए हम करेंगे, पहले फिर से करते हैं कपालभाति। सीधा बैठें और इस बार सोच के करना कि हमारे थायराइड ग्लैंड पर विशेष ऊर्जा का प्रभाव होने वाला है, ये सोच के करना। आइए, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, इस प्रकार 5 मिनट में 300 स्ट्रोक्स चाहे काउंट करें चाहे 5 मिनट लगातार बैठ करके करते हैं। आइए,
इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, कई बार कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जहां ये संशय होता है कि थायराइड की समस्या होगी, लेकिन जब आप हार्मोन टेस्ट कराते हैं तो कुछ गड़बड़ निकलती नहीं है। लेकिन लक्षण क्या हो रहे हैं, आपको अनावश्यक रूप से यानी अनएक्सप्लेन्ड एलर्जीज हो रही हैं, चमड़ी की हो, नासिका की हो, वहां छींक जुकाम खांसी हो रहा हो, बाल झड़ने लगे हों या टाइम से पहले ही सफेद होने लगे हों, इसके अलावा और चमड़ी पर ड्राइनेस आने लगी हो, और आपका थायराइड का लेवल ठीक है, तो वहां पर कई बार डाउट होता है कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है, या किसी व्यक्ति को पहले से ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पड़े हुए हों, जैसे सोरेसिस है, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस है। तो होता क्या है, यदि किसी व्यक्ति को बॉडी में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी डेवलप हो सकते हैं। तो वहां पर जब थायराइड हार्मोन्स तो ठीक आ रहे हैं, तो वहां पर हम कुछ और टेस्ट कराते हैं, उसको बोलते हैं एंटी-टीपीओ एंटीबॉडी। थायराइड के जो पेरोक्साइड जो एंटीबॉडीज हैं वो हम ढूंढते हैं खून में, और कुछ 2-3 तरह के भी एंटीबॉडी होते हैं, वो ब्लड टेस्ट के माध्यम से पकड़ में आते हैं। यदि वो उनकी मात्रा बढ़ी हुई होती है तो हम कहते हैं ये ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, माने हाशिमोतो थायराइडाइटिस। उसमें हो सकता है शुरुआत में आपके हार्मोन्स की मात्रा ऊपर नीचे ना हो, लेकिन एंटीबॉडी बहुत बढ़े हुए हैं, इसका अर्थ होता है कि जो थायराइड की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है आने वाले टाइम में। एंटीबॉडीज बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि उनको नुकसान पहुंच सकता है। जब उनको नुकसान पहुंचना शुरू होगा और आपका सिक्रीशन हैम्पर होगा, तब जाकर टीएसएच ऊपर नीचे होता है। तो उसके लिए भी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर केवल सप्लीमेंट आप करते हैं। होता यूं है कि सप्लीमेंट जब शुरू करते हैं जीवन भर लेते रहना पड़ता है, और बहुत हल्की सी उसकी डोज रहती है और सब लोग लेते रहते हैं, उसके बहुत फर्क पड़ता नहीं है, तो वो ज्यादा आसान लगता है। लेकिन उन दवाओं के भी और थायराइड के भी अपने बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। इसलिए भले ही आप दवा लेते रहें, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि हम अपने एपरेटस को, थायराइड ग्लैंड को किसी न किसी माध्यम से सपोर्ट करते रहें। क्योंकि थायराइड की समस्या होने पर हार्मोन्स की मात्रा घटती है, आप बाहर से सप्लीमेंट करते हैं तो क्लिनिकली और केमिकली दोनों फिट हो जाता है, आप टेस्ट करते हैं तो ठीक निकलता है। लेकिन उसके बावजूद उसके साथ साथ जो समस्याएं चलती रहती, जैसे थायराइड वाले लोगों को आमतौर पे ज्वाइंट की पेन्स और मसल्स की प्रॉब्लम जल्दी होती हैं। ऐसे लोगों को थायराइड कंट्रोल रहते रहते भी एलर्जीज ज्यादा पकड़ती हैं। ऐसे लोगों को थायराइड कंट्रोल रहते रहते भी डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना सामान्य लोगों के मुकाबले ज्यादा रहती है। इसलिए हम सबके लिए आवश्यक है कि हम ये साइड बाय साइड इन सब एक्टिविटीज को करते रहें। अंतिम 1 मिनट बचा है, 60 स्ट्रोक्स, आइए सब लोग मिलकर के जो छोड़ बैठे हैं वो फिर शुरू करें।
रिलैक्स। स्तंभ वृत्ति में आइए, माने श्वास को जहां का तहां रोक दीजिए, न लेना न छोड़ना। आधे से 1 मिनट के लिए स्तंभन में रहें, एकदम स्टिल, एकदम स्थिर, एकदम शांत, जैसे तो आप अपने शरीर में हैं ही नहीं। जब तक रुक सके रुकें, धीमे से श्वास को भरना, छोड़ देना। 1-2 श्वास सामान्य लीजिए, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। इस ऊष्मा को अपनी आंखों को दीजिए और अपनी आंखें खोल दीजिए। आइए अगला अभ्यास करते हैं, उज्जाई। अब मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि आयुर्वेद में और योग के माध्यम से हम इसको क्या कहते हैं, कैसे समझें। तो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है अग्नि का। 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर। फिर 5 प्रकार की महाभूत अग्नियां होती हैं, जो हम खाते हैं उसमें 5 महाभूत इंक्लूड रहते हैं। उन्हीं 5 महाभूतों को शरीर का हिस्सा बनाने के बीच का जो एक ब्रिज है वो है भूताग्नि। जैसे आपने प्रोटीन लिया तो अंदर बॉडी के प्रोटीन से वो असिमुलेट हो जाए, तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटी होनी जरूरी है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होने जरूरी है, तभी बाहर की चीज भीतर जाकर के एडजस्ट होगी। उसको अग्नि कहते हैं। तो जो 5 महाभूत हम लेते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन 5 की अग्नियां काम करके उस बाहर से आने वाली वस्तु को शरीर का हिस्सा बनाती हैं। इसी प्रकार होती है 7 धात्वाग्नि। फिर वो 5 महाभूतों से जुड़ी हुई चीजें अलग 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 टिश्यू में जाकर के एडजस्ट होती है। मान लीजिए आपने कोई चीज ऐसी खाई जिसका पार्थिव अंश ज्यादा है, तो बॉडी के पार्थिव अंश कहाँ कहाँ है? बॉडी के पार्थिव अंश हड्डियों में है और मांसपेशियों में है। तो हड्डियों और एक चीज आई, लेकिन उसको 2 में डिवाइड होना है। हड्डी वाला पार्ट हड्डी में जाएगा और मांस वाला पार्ट मांस में जाएगा। तो हड्डी का एक्सेप्टेंस और मांस का एक्सेप्टेंस भी हो, इसके लिए वहां पर एक एक्टिविटी होगी, तो उसको बोलते हैं भूताग्नि। 7 प्रकार की धात्वाग्नि होती है, 5 भूताग्नि और एक जठराग्नि, 13 प्रकार की अग्नि होती है। तो पहले जो क्रूड फॉर्म में आप भोजन लेते हैं उस पर काम करती है जठराग्नि। फिर जठराग्नि उसको 5 में अलग अलग महाभूत के हिसाब से डिवाइड करती है। फिर 5 महाभूतों में से भी जो हमारी 7 धातुएं हैं, कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातुएं हर महाभूत में से निकल के एडजस्ट होती हैं। तो ये जो इशू है, ये उस धात्वाग्नि के लेवल पर हुई गड़बड़ का इशू है। तो धातु अग्नि मंद होना थायराइड को बढ़ाने वाला होता है। और सबसे बड़ा कारण है मानसिक तनाव। आप देखेंगे जिनको थायराइड रहता है उनको तनाव जल्दी होता है, लेकिन जो बहुत तनाव में रहते हैं उनको ढेर सारी समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं सबका लिंक कहीं ना कहीं जाकर के हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। अंदर ब्रेन में जो अलग अलग पार्ट्स, हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, सब के सब किसी ना किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहे होते हैं। और उन हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है, जो हो रहा है, उसका कनेक्शन शरीर की एक एक कोशिका से रहता है। तो इसलिए तनाव पर, नर्वस सिस्टम पर काम करना बेहद जरूरी है। और जो भी आप योग के माध्यम से करते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। आप प्राणायाम के माध्यम से जो ऑक्सीजन की मात्रा कम ज्यादा करते हैं, उसका प्रभाव ब्रेन्स में स्थित, नर्वस सिस्टम में स्थित जो हार्मोनल एक्टिविटीज हैं उस पर पड़ने की वजह से वहां प्रभाव पड़ता है। दूसरा एक बड़ा कारण होता है नेगेटिविटी। आज के समय में हम काफी ज्यादा
ना काम करने वाली या कम एक्टिविटी वाली लाइफ जीते हैं। हर काम हम कोशिश करते हैं कि आराम से हो जाए, हमें फिजिकल एक्टिव ना रहना पड़े। छोटी सी उदाहरण है कि आप हर समय पैदल चलने की बजाय आपके घर में रहते हैं तीसरे चौथे फ्लोर पे, तो आप कोशिश करते हैं लिफ्ट से जाए। सब लोग जाते हैं, हम सब लोग वही करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उससे मांसपेशियों की एक्टिविटी घटती है, बॉडी में ऑक्सीजन का एक्सेप्टेंस घटता है, और एक्टिव ना रहने की वजह से और समस्याएं भी पैदा होती है। इसलिए खूब फिजिकल एक्टिव रहना और तनाव पर काबू पाना, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिसको हर डिजीज के लिए, खास तौर से हार्मोनल एक्टिविटीज के लिए जोड़ा जाना चाहिए। माने खूब एक्टिव रहने का मतलब है कि आप लगभग 10 से 12,000 स्टेप पर डे चलें, या 1 घंटा अच्छी वॉक करें और प्राणायाम करें। अब हम आगे बढ़ते हैं उज्जाई अभ्यास के लिए। देखिए, उज्जाई जो अभ्यास है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है थायराइड ग्लैंड से। इसको 2 तरह से करते हैं, एक साधारण तरीका है, एक स्पेशल तरीका है, खास तरीका है। उस खास तरीके को सिखाने से पहले मैं करना चाहूंगा कि हम बाह्य प्राणायाम और अग्निसार करें। बाह्य प्राणायाम में 3 प्रकार के बंध आप सब लोग जानते हैं, पहले से करते रहे हैं। मूल बंध हो गया, उद्यान बंध हो गया और जलंधर बंध हो गया। तो आइए पहले क्रम में श्वास को पूरा भरते हैं, फिर श्वास को पूरा बाहर छोड़ करके, बाहर छोड़े रखते हैं, होल्ड करते हैं, और फिर लगाएंगे उद्यान बंद, मूल बंद और जलंधर बंद। एक बार मैं करता हूं, देखें, उसके बाद सब लोग जुड़ जाएंगे। आइए सब लोग शुरू करते हैं। पहले क्रम में श्वास को भरिए, छोड़ दीजिए, पूरा बाहर छोड़े और उद्यान बंद लगाए, माने पेट की मांसपेशियों को पीछे की तरफ खींच करके पीठ से लगा दीजिए। फिर मूल बंद लगाइए, मलमूत्र वाले स्थान को ऊपर की तरफ खींच करके होल्ड करिए और गर्दन को आगे झुका करके ठोड़ी को कंठकूप से लगा दें। 3 ब्लॉक्स ये लग गए। आप 30 सेकंड तक आराम से बैठने का प्रयास करें। मैं फिर दोहराता हूं, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद को खींच के लगा के रखिए एक साथ। थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है इस जलंधर बंद से। जो अगला अभ्यास हम करने वाले होंगे विशेष वाला, उसमें उस उज्जाई में हम इन तीनों बंधों का प्रयोग करेंगे। जब ना रुका जाए तो पहले गर्दन सीधी करें, तो श्वास को भरिए, बाकी दोनों बंधों को छोड़ दीजिए। 1-2 श्वास सामान्य लेंगे और फिर दोहराएंगे। श्वास को भरिए, छोड़िए, पूरा खाली कर दीजिए और छोड़े रखिए। पहले उद्यान बंद, माने अपने मांसपेशियों को पीछे की तरफ खींचिए, फिर मूल बंद और फिर आपका जलन, और 30 सेकंड के लिए बैठने का प्रयास करना। यदि कोई व्यक्ति 30 सेकंड से ज्यादा बैठ पा रहा है तो 2 ही बातें हैं, या तो वो अभ्यस्त है करने का, या फिर उसका मूल बंद लगा हुआ नहीं, छूट जा रहा है। चेक करें और फिर प्रयास करें। जब ना रुका जाए श्वास को भरिए गर्दन सीधी करके, बंध को छोड़ करके सामान्य श्वास लें। अंतिम बार फिर करेंगे एक बार। पहले क्रम में श्वास को भरिए, बहुत ताकत लगती है मूल बंद लगाने में और उसको लगा के रखने में, लेकिन ये बात तय है कि जब आप ये लगा देते हैं उसके बाद जो छोड़ते हैं तो एकदम रिलैक्स अनुभव करते हैं। अगला अभ्यास अग्निसार। अग्निसार का अर्थ होता है अग्नि को बढ़ाने वाला। जो मैं अग्नि की चर्चा कर रहा था,
वो उन अग्नियों पर प्रभाव डालने वाला अग्निसार अभ्यास है। आमतौर पर हम अग्निसार को बहुत हल्के से लेते हैं और रूटीन में बिना ध्यान भी करते रहते हैं, लेकिन अब जब आप करें तो अग्नि पर ध्यान जा रहा है, अग्नि प्रभाव हो रहा है, ये सोच के करना। क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में क्या कहा गया, सर्वेषां रोगाणां कारणम अग्निमांदम, अग्नि का मंद होना ही हर बीमारी का कारण है। चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्मोन इम्बैलेंस हो, स्ट्रेस हो, और भी कोई समस्या हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, ज्वाइंट पेन हो, रूमेटिक आर्थराइटिस हो, और कुछ भी हो, सबके पीछे 13 प्रकार की अग्नियों में से कोई ना कोई अग्नि बिगड़ती है, तभी जाकर के हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। अग्निसार अभ्यास क्या है, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम का फ्यूजन है, लेकिन इसमें तीनों बंध नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ कपालभाति जैसी क्रिया होती है श्वास को बाहर छोड़ करके। मैं दोहराता हूँ, श्वास को भरना, श्वास को छोड़ना और छोड़े रखना, फिर पेट की मांसपेशियों को बलपूर्वक आगे पीछे पूरा आपको स्ट्रोक लगाना है। श्वास को लेना नहीं है, छोड़ के छोड़े रखना है। आइए, लगभग 40-50 स्ट्रोक लगा करके छोड़ दीजिए, श्वास को भरिए, छोड़िए, आराम से श्वास लीजिए। यदि आप आंखें बंद रखते हैं, अपनी क्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, निश्चित रूप से आपकी अनुभूति बहुत अद्भुत होती है। ध्यान डाइवर्ट रहता है तो आपकी अनुभूति उतनी बढ़िया नहीं होने पाती। इसलिए प्रयास करना, जब आप करें तो सिर्फ करें और कहीं पर ध्यान को भटकने ना दें। आइए फिर करते हैं एक बार। इस क्रिया की करते करते आपकी अनुभूति कैसी रहे, आप अपने भीतर के अंगों को थपकी दे रहे हैं। आपके भीतर के अंगों में आपकी थपकी के माध्यम से ब्लड संचार, रक्त का संचार अच्छा हो रहा है। रक्त का संचार ही अग्नि को बढ़ाने में ईंधन का कार्य करता है। इसलिए अग्नि को बढ़ाना है, मजबूत बनाना है, तो रक्त का संचार हर कोशिका को बढ़िया मिले। ध्यान देना, रक्त ही वो माध्यम है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। जैसे बाहर आग के लिए हवा चाहिए, ऐसे ही भीतर भी अग्नि के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसी ऑक्सीजन को इसीलिए प्राणवायु कहा जाता है, क्योंकि हमारे प्राण इसी ही पर आधारित है। हमारी जीवन, हमारी जीवित होना, हमारी श्वास सब इस पर आधारित है। अगर बाहर जीवनीय, अगर बाहर ऑक्सीजन ना हो तो आप कितने सांस लेते रहें, हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए इस बाहर की ऑक्सीजन और अंदर की प्राण का जो संपर्क है, जो संबंध है, वो अन्य अन्य भाव का है, मतलब इसके बिना वो नहीं रह सकता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि कैसे ऑक्सीजन इनटेक को हम ठीक ठाक बना के रखें, ताकि हमारे शरीर की सभी एक्टिविटी ठीक ठाक बनी रहे। आइए अब बढ़ते हैं हम आगे उज्जाई की तरफ। उज्जाई में आप इस ग्लैंड पर प्रभाव डालते हैं। कैसे करेंगे, पहले आप इस प्रकार श्वास लेने का प्रयास करेंगे, आपकी खांसी जाए, गला साफ हो जाए, तो वॉइस बॉक्स को सिकोड़ करके आवाज करते हुए छोटे छोटे सांस लें। आइए अब इसको लंबा आवाज करते हुए भरेंगे। और बाईं नाक से श्वास को छोड़ दीजिए।
एक दो श्वास सामान्य लीजिए, फिर दोहराएंगे। उज्जाई अभ्यास साधारण प्रकार थायराइड के लिए और गले के और अन्य लोगों के लिए जिनकी आवाज बिगड़ जाती है या वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है, वह ट्यूमर जैसा बन जाता है। स्वर भेद, हॉर्स वॉइस, अच्छा हाँ, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी थायराइड का लक्षण है। तो इसलिए अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही हो और थायराइड शुरू ना हुआ हो तब भी ये उज्जैन काम करेगा। आइए फिर करते हैं। आप अगर बारीकी से देखें, ऑब्जर्व करें, तो आपको लगेगा कि थायराइड ग्लैंड में कंपन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं इस अभ्यास के माध्यम से। वाइब्रेशन होती है तो इसका अर्थ है कि वहां जो कोशिकाएं, जो सेलुलर एक्टिविटी नहीं हो रही थी या जो शिथिल होकर पड़ी हुई थी, उनको जगाने का प्रयास है। ऐसी एक्टिविटी देर तक करनी पड़ती है, हमारे बहुत दिनों तक करते हैं तो जाकर प्रभाव आने लगता है। निरंतरता चाहिए, ध्यान रखना है। अंतिम बार करते हैं। आइए, अब इसी उज्जाई का एक विशेष प्रकार है जो बहुत लाभकारी है आपके थायराइड ग्लैंड पर। उसको क्या कहते हैं? उज्जाई ही है। उज्जाई को हम बंधों के साथ करते हैं। उसमें हम कौन कौन से मंत्र लगाते हैं? एक तो मूल बंध और जलंधर बंध। उद्यान बंध नहीं लगाते, ध्यान रखना। उद्यान बंध केवल तब लगता है जब आपका श्वास बाहर हो। श्वास अंदर होगा तो उद्यान बंध नहीं लग सकता। तो इसलिए इस अभ्यास में जब श्वास को भर के आप अंदर ले जाते हैं, पहली बार में तो आपने श्वास को खुद छोड़ दिया था, इस बार होल्ड करना है और होल्ड करके मूल बंध और जलंधर बंध लगाएंगे। आइए फिर करते हैं 3 बार उसी तरह से। दो तीन श्वास सामान्य लीजिए। आइए फिर दोहराते हैं। जब आप छोड़ने लगते हैं तो पहले अपनी गर्दन को सीधा करके अपने जलंधर बंध को ढीला करिए। उसके पश्चात आप मूल बंध को रिलैक्स करिए और श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। तो फिर दोहराते हैं एक बार मिलकर के।
अपने गले की मालिश, 2 उंगली अंगूठा और प्रेशर डालते हुए काम करो। विश्राम, दोनों पैर खोल दीजिए। दोनों पैर खोल के रखें। श्वासों को धीमे धीमे आने दीजिए, जाने दीजिए। बैक करिए, ढीला शरीर, कंधे डले हुए, आंखें बंद। प्राणायाम का अपना महत्व है, एक्सरसाइज और वॉक का अपना महत्व है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम 1 घंटा प्राणायाम करते हैं, वॉक नहीं करते। वो भी आधी अधूरी बात है। बहुत से लोग कहते हैं हम वॉक करते हैं, प्राणायाम नहीं करते। तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों का अपना अपना प्रभाव है। और प्रयास करना चाहिए कि 15-20 मिनट प्राणायाम और 40-50 मिनट की ब्रिस्क वॉक रोज करते रहें। यदि आप थायराइड या किसी भी अन्य हार्मोन्स पर सकारात्मक प्रभाव चाहते हैं, बिगाड़ ना होगी चाहते हैं, तो ध्यान देना डायबिटीज भी हार्मोन्स का ही इशू है। इसलिए हार्मोन की एक्टिविटी ठीक ठाक बनी रहे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप फिजिकली खूब एक्टिव रहें, अच्छी बढ़िया वॉक करें रोजाना। 24 घंटे का दिन होता है, दिन रात होते हैं, उसमें 1 घंटा अपने पर इन्वेस्ट जरूर करें। और 7-8 घंटे की बढ़िया नींद आपको आनी चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि हम अपनी नींद में बिगाड़ शुरू होता है। आज के समय में रात को लैपटॉप टीवी चलता रहता है, 11-12 बज जाते हैं। आमतौर पर सुबह 5-6 बजे के बीच में सबकी आंख खुलती ही है। तो जब वो जाग आने लगती है और दिन निकलने लगता है तो अच्छी नींद का समय रहता नहीं आमतौर पर। यदि बहुत देर से सोए हो तो अलग बात है, नहीं तो आमतौर पे 5-6 बजे के बीच आंख खुल जाती है। उसके बाद फिर बढ़िया और साउंड स्लीप नहीं होती है। इसलिए नींद का समय आप 11 बजे के पहले के लिए सोने का प्रयास करें। बहुत से लोग कहते हैं जी हम सुबह उठ नहीं सकते तो रात को नींद आती नहीं। उसका तरीका एक ही है, 1 हफ्ता जिद करके, नियम करके, कुछ भी करके आप सनराइज के पहले उठना शुरू कर लिए तो फिर रात को नींद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जल्दी आने लगेगी। पर दिन भर में शारीरिक रूप से थकने वाला काम भी करना है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में आपने 40-50 मिनट वॉक कर लिए, बाकी दिन आपका फिर बैठ करके गुजरे नहीं। आप अपने आप को बराबर सक्रिय बनाने की कोशिश करें। अब इसके पश्चात हम पहुंचते हैं, चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ। वो है अनुलोम विलोम। आंखें बंद, कोमलता से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सीधा बैठने का प्रयास करिए।
मन में अच्छे भाव, अच्छे संकल्प। ये जो अनुलोम विलोम है, इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है नर्वस सिस्टम पर। यदि हम अगर एक मोटी मोटी तुलना करें कपालभाति अनुलोम विलोम में, तो कपालभाति का शारीरिक प्रभाव 70% है, तो 30% प्रभाव नर्वस सिस्टम पर है, और अनुलोम विलोम का 70% प्रभाव नर्वस सिस्टम पर है और 30% प्रभाव शरीर पर है, फिजिकल बॉडी पर है। तो इसलिए इन दोनों का ड्यूओ एक कंप्लीट पैकेज आपको देता है। तो अनुलोम विलोम को थायराइड प्लस और भी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, लगभग हर स्थिति में, क्योंकि जब हमारे यहाँ आयुर्वेद योग में एक विशेषता है कि हम सिम्टम वाइज काम नहीं करते, सिस्टम वाइज काम करते हैं या उम्मीद करते हैं। एक एक लक्षण ठीक हो ना हो, आप जो रूट कॉज है वहां पर हिट करेंगे, उसको बदलने का प्रयास करेंगे, सब सिस्टम, सब सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। इसलिए जब अब ये बात सुनते हैं कि ये कहते हुए कोई व्यक्ति कहता है कि जी अनुलोम विलोम तो हर बीमारी पे काम करता है, तो बड़ा वेग सत्कम लगता है, बड़ी फालतू की बात होती है। कि तथ्य यही है कि आप यदि रूट कॉज पर हिट करते हैं, सिस्टम को बदलने का प्रयास करते हैं, तो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। आइए, दाहिने हाथ का प्रयोग करना, हाथ थक जाए तो बदल लेना, लेकिन अपनी आंखों को बंद रखना, और जब तक ना कहा जाए तब तक अपनी क्रिया को छोड़ेंगे नहीं। लेफ्ट से श्वास को लेना, राइट से छोड़ देना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ देना। इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, और दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बिना रुके छोड़ देना, फिर तुरंत बांध लेना। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं और अनुलोम विलोम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम का अर्थ होता है, अनुलोम माने ऊपर से नीचे आना, विलोम का अर्थ है नीचे से ऊपर जाना। तो आप श्वास को छोड़ना और लेना इसी क्रिया को करते हैं, तो इसी को इसलिए अनुलोम विलोम कहते हैं। अब ये सब पर प्रभावशाली क्यों है? देखिए, हमारे शरीर में भारतीय परंपरा, योग और प्राणायाम, अध्यात्म, आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में 2 प्रकार की नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला। और जो बीच का है उसको सुषुम्ना बोलते हैं, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो उसको मॉडर्न से उसका जो इक्वेशन ऐसे बताया कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसका ऐसे लिंक बनाया जाता है। तो आप उसको इस तरह से समझें कि इड़ा और पिंगला, इड़ा जो है लेफ्ट है, पिंगला वाला राइट है। तो हम दोनों प्रकार की नाड़ियों को हम एक्टिवेट करते हैं अनुलोम विलोम के माध्यम से। बायां स्वर और दायां स्वर, जो राइट नोस्ट्रिल है वो राइट नोस्ट्रिल है सूर्य का प्रतीक है, ऊष्मा का प्रतीक है, और लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो चंद्रमा का प्रतीक है, शीत का प्रतीक है। तो आप देखते होंगे पहले जमाने में सब लोग कहते थे कि इसका तो सर्द गर्म बिगड़ गया, कोई बीमारी हो उसको बोल देते इसका तो सर्द गर्म बिगड़ गया। करते रहिए, छोड़ना नहीं है, करते रहिए लगातार। अगर थक जाते हैं तो आंखें बंद रखते हुए 30 सेकंड का विश्राम लीजिए, फिर शुरू करिए, लेकिन रुकिए नहीं। तो सर्द गर्म बिगड़ने का अर्थ क्या होता था? किसी भी रोग के होने पर उसको कहते थे इसका तो सर्द गर्म बिगड़ गया, माने शरीर में ऊष्मा और शीत का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। आप देखेंगे बारीकी से तो दुनिया में 2 ही तरह की चीज होती है, ठंडा है, गर्म है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, छोटा है, बड़ा है। ऐसा कुछ है ही नहीं, रिलेटिव टर्म है। तो इसलिए शरीर में यदि शीत का प्रभाव बढ़ेगा तो ठंड जैसे प्रभाव वाले बीमारियां बढ़ेगी, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म लेफ्ट नोस्ट्रिल का कमाल है, हाइपर वाला राइट नोस्ट्रिल का कमाल है। आपके ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं तो ये हीट वाला राइट नोस्ट्रिल का कमाल है। इसी तरह से ज्वाइंट पेन बढ़ते हैं, लेफ्ट वाले का कमाल है।
यूटीआई होता है, ज्वर होता है, बुखार होता है, तो ये राइट नोस्ट्रिल का कमाल है। कहीं इन्फेक्शन होता है, आंख में फ्लू हो जाता है, तो ये राइट नोस्ट्रिल का कमाल है। तो जिनमें भी सामान्य से नीचे जाने वाला मामला हो वो लेफ्ट नोस्ट्रिल का है, माने चंद्र स्वर का है। और इसके अपोजिट यदि ऊष्मा वाला हो, बहुत गुस्सा आग्रशन आ रहा हो, नींद उड़ रही हो, ये पित्त का है, ऊष्मा का प्रभाव है। इसलिए यदि हम दोनों को एक साथ बैलेंस में ले आए तो हमारे सभी के सभी बीमारियों के सभी लक्षणों में निश्चित रूप से आराम मिलता है। तो अनुलोम विलोम आपकी इड़ा पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करता है। अनुलोम विलोम आपके शीत और ऊष्म के बैलेंस को ठीक करता है। इसीलिए अनुलोम विलोम बहुत उपयोगी है। इसीलिए अनुलोम विलोम सभी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है उन पे काम करता है, इमोशनल इम्बैलेंस उस पे काम करता है, कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी हो वहां पर भी ये काम करता है। तो आइए लास्ट का 1 मिनट सब लोग मिलकर के ठीक प्रकार से अनुलोम विलोम करते हैं। जहां आप 2 से 3 मिनट लगातार बिना रुके एकाग्र होकर के अनुलोम विलोम करते हैं, वहीं पर आपको थॉटलेसनेस आने लगता है। आपकी थकने और रुकने का मन करना बंद हो जाता है। थकना और रुकना केवल तब होता है जब आपका ध्यान कहीं और हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तभी जाकर के आप थकते और थकावट अनुभव करते हैं और बोरियत अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने कंसंट्रेशन पूर्वक, जिद पूर्वक 3 मिनट किया, 2.5 मिनट किया, तो ब्रेन का हाइपर वेंटिलेशन होने लगता है और आप टिके रहते हैं फिर। इसलिए अनुलोम विलोम को पूरी श्रद्धा से और ध्यान से करना चाहिए। लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट पर ला करके अपनी क्रिया को विराम देना, आंखें बंद रखना, दोनों हाथों को नीचे ले आना और श्वास को जहां का तहां रोक देना, माने स्तंभ वृत्ति में आ जाइए। आधे से 1 मिनट के लिए स्तंभन में रहने का प्रयास करना। यदि आपका अच्छे से अनुलोम विलोम हुआ है तो निश्चित रूप से आप थॉटलेसनेस, विचार शून्यता का अनुभव करते होंगे। अनुलोम विलोम करने के पश्चात थोड़ा शीत का, ठंड लगने का अनुभव हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे भस्त्रिका करते करते आपको गर्मी, ऊष्मा, उत्तेजना का अनुभव होता है, उसके उलट अनुलोम विलोम करते हुए शीत का और प्रशांति, मतलब शांति, रिलैक्सेशन का अनुभव होता है। जब तक श्वास रुक सके रोकें, जब ना रुक जाए, जब ना रुक पाए तो धीरे से श्वास को भरिए, छोड़िए, दोनों हाथों को रगड़िए, अपनी गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए, दोनों हाथों को नीचे ले आइए। हमारे भोजन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थायराइड की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। उसमें एक तो गोभी वाली फैमिली की सभी सब्जियां, चाहे ब्रोकली हो, चाहे वो बंद गोभी हो, चाहे फूल गोभी, तीनों प्रकार की गोभियां थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाती हैं। इसी प्रकार सोयाबीन, बहुत सारे लोग प्रोटीन के नाम पर सोया आइसोलेट का सेवन करते रहते हैं, तो उनको भी सावधान रहना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड को के लिए वो अच्छी नहीं है। 2 प्रकार की सब्जियों को बंद रखें। अब हम बात करते हैं कि हम आयुर्वेद में ऐसा क्या कर सकते हैं जो जिसको राहत मिले थायराइड ग्लैंड को। तो आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, एक होता है पेड़ काचनार का। कचनार का पेड़ जो है बहुत सुंदर फूल उसमें आते हैं, उसका एक पत्ते में ही 2 पत्ते जुड़े होते हैं, गोल पत्ते, चपटे हुए पत्ते और बीच से जुड़े हुए। इस प्रकार यू शेप उसका एक मार्जिन बनता है, पत्ते होते हैं। आपकी कॉलोनी में बहुत खड़े होंगे, हर जगह खूब लगाते हैं, बड़ा अच्छा उसका फूल आता है। तो कचनार थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत उपयोगी है। साथ में दूसरी औषधि है गुगलू, एक रेजिन होता है। हमारे भारत में चूंकि आयुर्वेद का खूब प्रचार प्रसार है, तो गूगल की गोलियां सब लोग जानते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है काचनार गुगलू।
बनी हुई गोलियां मिलती हैं। कांचनाल बुबलू थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को कम करता है, उसकी एक्टिविटी को सुधारता है, जो उसकी कोशिका है उनमें वापस उनको रिवाइव करने की कोशिश करता है। तो कांचनाल बुबलू इस काम के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे ही कुछ और स्पेसिफिक दवाएं भी होती हैं जिनका प्रयोग अपने आप नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थायराइड ग्लैंड के लिए जो आप औषधियां लेते हैं, चाहे हाइपर के लिए ले रहे हो चाहे हाइपो के लिए ले रहे हो, आप सारे एफर्ट शुरू करिए कि दवा की छेड़छाड़ आप बिल्कुल ना करें। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है, इसको खाना सुबह उठते ही ले लें और इसको लेने के पश्चात आधे घंटे बाद आप कुछ भी अपना चाय पानी जो अपने को ले सकते हैं। किसी दिन टैबलेट भूल जाए लेना तो उसको बाद में ना लें, नेक्स्ट डे उसको डबल कर सकते हैं। तो ये इसका एक तरीका है। इसको बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। जब आपको आपके डॉक्टर खुद तय करेंगे कि मात्रा घटानी है या बढ़ानी है, 12.5 माइक्रोग्राम से लेकर के और कितनी मात्रा इसकी होगी वो डॉक्टर ही तय करते हैं, उनको तय करने दिया जाना चाहिए। ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि उस आपका अगर आप थायराइड वाली गोली खा रहे हैं अगर ठीक है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका थायराइड ठीक हो गया है। इसका अर्थ ये है कि जो केमिकल कम बन रहा था शरीर में वो आपने बाहर से सप्लाई करना शुरू किया है, इतना ही है। तो उसकी अपनी एक्टिविटी जो खराब हुई है, जो उसमें हानि हुई है, जो उसमें बिगाड़ पैदा हुआ है, रोग पैदा हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इसलिए उस दवा के साथ साथ आप योगाभ्यास प्राणायाम आयुर्वेद का सहारा लेकर के उस ग्लैंड पर प्रभाव डालने का प्रयास करिए और सप्लाई करते रहिए। तो दोनों का ड्यू आप चलते रहेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है आपकी दवा की मात्रा घटे और बंद भी हो सकती है। तो आइए अब अंत के 3 अभ्यास करके फिर 5 मिनट के लिए हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए 3 अभ्यास जो अंत के हैं वो है अनुलोम विलोम के पश्चात जो 3 अभ्यास करते हैं जो सब ध्यान के अभ्यास हैं उनको करने के लिए पहली उंगली को माथे पर रखिए, बीच की 2 उंगलियों से आंखों के कोने पर दबाव डालिए और कानों के फ्लैप बंद करें। उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए कि हम कानों के फ्लैप जब बंद करते हैं तो बाहर की आवाज अंदर नहीं जाती, इसलिए 3 बार करके अपने हाथों के नीचे ले जाना, भ्रामरी कहते हैं इसको, भौरे की तरह गुंजन करना है, मुंह बंद करके हमिंग साउंड करते हुए सांस छोड़ना। आइए। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद। 3 बार ओम का उच्चारण एक स्वर में सब लोग मिलकर के देर तक और दूर तक करने का प्रयास करेंगे। आइए।
मौन, आंखें बंद, ढीला छोड़े शरीर को, लेकिन स्थिर और शांत बैठे रहे। श्वासों की गति को एकदम धीमा, इतना धीमा कि आपको स्वयं अनुभव न हो कब श्वास आया और कब श्वास गया। एक दृष्टा भाव, एक साक्षी भाव, विटनेस फॉर्म में रहते हुए बंद आंखों से स्वयं को देखने का प्रयास करना। कहाँ बैठे हैं, किस मुद्रा में बैठे हैं, चेहरे पर कैसे रिलैक्सेशन और आनंद के भाव, उनको विजुलाइज करिए बंद आंखों से। अपने ध्यान को अपने श्वासों पर केंद्रित करिए, अपने श्वासों के आने और जाने को विजुलाइज करिए। देखिए कैसे श्वास बाहर से ऊर्जा के कणों को अपने साथ लेता हुआ नासिका के माध्यम से देह में प्रवेश करता है। फेफड़ों में मौजूद रक्त नलिकाओं के माध्यम से इस ऊर्जा को शरीर की एक से एक कोशिका को पहुंचाता है और उसके बदले में उन कोशिकाओं से सारी नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, कलुष, बेचैनी, रोग सबको अपने साथ लेता हुआ उसी प्रकार नासिका के माध्यम से बाहर वापस आ जाता है। अद्भुत क्रिया है श्वास की, ऐसी क्रिया जिसके बिना हम एक समय में भी जीवित नहीं रह सकते। पैदा होने के माध्यम से पहला श्वास, रोने के माध्यम से पैदा होते हुए रोने के माध्यम से पहला श्वास निकल जाता है। यदि पैदा होते बच्चा ना रोए, लाया जाता है, यदि ना रोए तो बहुत स्थितियां हो जाती है। जब जन्म के साथ ये पहला श्वास प्रारंभ होता है, यह क्रिया बिना रुके पूरा जीवन चलती है और जिस दिन इस क्रिया का आना जाना बंद हो जाता है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जीवन का आधार प्राण, और निश्चित रूप से इन प्राणों का आधार व परमपिता परमात्मा, इसकी इच्छा के बिना हम एक विश्वास नहीं दे सकते। इसलिए मन में अच्छे भाव सदैव रखना चाहिए, सदैव ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सदैव स्वस्थ रहें, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें और मैं, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र सब निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते रहें। मैं अच्छे संकल्पों का धारण करूं और उन संकल्पों को पूर्ण करने की ऊर्जा प्रेरणा व परमपिता परमात्मा दे, ऐसी प्रार्थना करना हम भारतीयों की विशेषता है। हम जो कुछ भी मांगते हैं सबके लिए मांगते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी है, यही हमारी प्रार्थनाओं का मूल मंत्र है और यही हम भारतीयों की उत्कृष्टता और विशेषता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं। अपने लिए मांगते हैं तो केवल सद्बुद्धि मांगे, सद्बुद्धि मिलेगी तो सब कुछ हासिल होगा। सब कुछ हासिल हुआ, सद्बुद्धि न मिली तो मिलकर के भी व्यर्थ हो जाएगा। दोनों हाथों को उठाइए, जेंटली रब करें। इस उष्मा को, अपनी गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए, बंद हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और बंद करें। धीरे से अपनी आंखों, अपने चेहरे का मर्दन करते हुए मालिश करते हुए दोनों आंखों को नीचे ले आइए। यहाँ तक आते आते हम भरपूर रिलैक्स हो जाते हैं और ये एक बार तालियों के माध्यम से हम एक्यूप्रेशर के सारे लाभ ले लेते हैं। जोर से
देखिए अपनी हथेलियों को लाल बताने चाहिए, लाल नहीं हुई तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं खून कम है। अपनी खून की कमी को पूरा करने के लिए इस मौसम में आंवला, गाजर, चुकंदर खाइए, खजूर खाइए, और लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाए आंवला डाल के तो खूब खून बढ़ता है। और ध्यान रखना, चाय और कॉफी दोनों ही खून में आयरन की मात्रा को घटाते हैं, इसलिए खाने पीने पर अपना सावधानी रखें। कोई भी रोग हो, चाहे थायराइड ही क्यों ना हो, उसमें तनाव का रहना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना और अपने भोजन पर ध्यान ना देना, ये 3 बड़े कारण होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी थायराइड के विषय में। कुछ प्रश्न आपके हों तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आज का सत्र ही संपन्न होता है। आपने बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मैडम। Thank you, Doctor. Very good. Wonderful session, and I really appreciate your sessions, and we got a lot of knowledge. Anyone want to share anything? Not sharing, but I had a question last time also. I had that. ये जो ब्रीदिंग की बात जब करते हैं कि सांस रोकना है और थोड़ी देर रुकना है, ज्यादा देर रुकना है, उसका कुछ बीपी पे फर्क पड़ता है? अगर कुछ इस पे देखिए मैं बताता हूँ, बताएं कि हाँ क्या है, कितनी देर रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, और देखिए बीपी पे। मैं बताता हूँ सर, श्वास रोकने के क्रम को हम जो प्राणायाम के माध्यम से जो करते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। श्वास को अंदर रोकने में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, पहली बात तो यह वो दवा खा रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, फिर तो सामान्य की तरह लें। यदि आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और दवा खा रहे हैं, कंट्रोल है, तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फिर भी यदि आप श्वास रोकते हैं भीतर तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पर वो एक टेम्परेरी है, जब रोकते हैं ठीक होता है, वापस ठीक हो जाता है, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात यह है, ब्लड प्रेशर श्वास को अंदर रोकते हैं तो आप जितना देर कंफर्टेबली रोक सकते उतना देर ही रोकें, वहां पर कोई जबरदस्ती और देर तक रोकने का प्रयास न करें। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल है दवाओं के माध्यम से तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जब श्वास को हम बाहर रोकते हैं तो बाहर रोकने में ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, पर बेचैनी होती है। तो बाहर रोकना आमतौर पे अंदर भर के रोकने से कम देर हो पाता है, तो वहां भी यही ध्यान रखें कि जितना देर आप कंफर्टेबली रोक सकते हैं उतना देर ही रोकें। जबरदस्ती कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्राणायाम, कोई भी श्वास रोकने की क्रिया और एक्सरसाइज बिल्कुल न करें। जी और जी किसी को? सर, उज्जाई कितनी बार करनी चाहिए अगर थायराइड है तो? उज्जाई को मिनिमम 3 बार से लेकर के 15-20 बार तक कर सकते हैं। ओके। और अगर किसी को थायराइड है, जो दूसरे वाला जो मैंने बताया 2 बंधों के माध्यम से, वो ज्यादा उपयोगी है। अच्छा। Thank you everyone. Thanks a lot for attending the session. Thanks again to Sunil sir, Dr. Sunil, for giving us such a nice session. Have a great day everyone. Thank you.